हेलो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। देखिए आज का टॉपिक सिंपल, बेसिक, इम्पोर्टेंट वन एंड दैट इज ओम्स लॉ। राइट, इसका मतलब आज हम ओम्स लॉ से शुरू करेंगे। सी देखिए, ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर हमने लिया है। ठीक है, एक कंडक्टर का इलेक्ट्रिक सर्किट है। राइट, यू नो ऑल कि करंट आपकी क्या है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये सब बेस आपके पास है। ठीक है, आप जरा पकड़ो मेरी बात को कि जो करंट फ्लो कर रही है डिपेंड किसके ऊपर करती है? वी पर। करंट की वजह क्या है? सोर्स है। और कैसे? ये ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। राइट, यानी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम। और यही ओम्स लॉ है। बट कब? अगर इसकी हम फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना करें। व्हेन देयर इज, ये है जी, when there is no change in the physical condition of a conductor, then electric current flowing in the conductor will be directly proportional to the potential difference across it. I think done. ये है, ये लो, ये आ गया मेरे पास। I directly proportional to V। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि V directly proportional to I। इसका मतलब यहां मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां वाली पोजीशन में जो मिलेगा मुझे, वो RI मिलेगा। यहां में नहीं मिलेगा, यहां 1/R मिलेगा। बेस में कोई फर्क नहीं। चलो, और थोड़ा सिंप्लीफाई किया इन टर्म्स ऑफ द आर, मैंने रिलेशन को कुछ ऐसे लिख लिया V/I। और ये सर समझ लीजिए कि ओम्स लॉ का एक रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गई। और इस कांस्टेंट को हम, ठीक है जी, नो डाउट रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए, इसका भी सिग्निफिकेंस दे रहा हूं, विच रेजिस्ट द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, विच रेजिस्ट द पाथ ऑफ करंट। देखिए, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो करंट के पाथ को, करंट को अपोज कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, और ये कांस्टेंट वही प्रोपोर्शनलिटी है। ये कांस्टेंट ऑफ, ठीक है जी, प्रोपोर्शनलिटी वही पैरामीटर है। बोला, अगर मैकेनिकली थोड़ा थिंक करो कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो मोशन को अपोज करता है। ऐसी कंडक्टर की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज कर रही, वो रेजिस्टेंस है। और ये कांस्टेंट वही है। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर मैं आपसे इसकी यूनिट पूछूं तो डन हो गया। V4 वोल्ट हो गया और I4 एम्पियर हो गया। और ओम्स के नाम से इसकी आर्बिट्रेरी यूनिट ओम होगी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहीं पे इसका अपना एक सिंबल है, और वो सिंबल हम इसको यूज करते हैं ऑलवेज बाय दिस जिगजैग। राइट, ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर। और देखो, यही तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट V पर डिफरेंट I है। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, तो इन वेरिएबल्स को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ग्राफ मेरा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये ना, देखिए, moreover graphical representation for the variation between this and this will be as a straight line। देखिए कैसा ऐसा होगा। ये रहा जी आपका, ये रहा मेरे पास V और ये रहा मेरे पास I। ये भी एक छोटा सा बेसिक है ग्राफ को कैसे हम मेंटेन करते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स रेस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑलवेज एक्स एक्सिस, क्योंकि पोटेंशियल हम देते हैं। ठीक है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन करंट डिपेंड करते हैं और डिपेंडेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और ये लीजिए जी, ये मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, राइट, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। और एक और इसके साथ सीक्वेंस बनी कि अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, सीधी सी बात है, तो उसको हम ओमिक ग्राफ कहते हैं। राइट, और अगर ग्राफ ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, वो आपका नॉन ओमिक ग्राफ होगा। राइट, और वो कैसा होगा? ध्यान दीजिए, नो डाउट I, ये राजी V। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है या जिगजैग है,
तो ये सब तीनों के तीनों अलग अलग ओम्स लोगों फॉलो नहीं कर रहे, ये मेरे नॉन ओमिक हैं। These are as non-ohmic, ये नॉन ओमिक है आपके, राइट। ये रह जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए नॉन ओमिक ग्राफ जो है, ठीक है, राइट, इनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है? 100% ओमिक ग्राफ, ठीक है जी। कंडक्टर का हमारा सीक्वेंस चल रही, कंडक्टर है तो ओमिक ही होगा, लेकिन अगर सिचुएशंस मेरी कुछ अलग हैं तो वहाँ ओम्स लॉ ओबे नहीं होता, वहाँ पर नॉन ओमिक ग्राफ होंगे। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स में आई विल शो टू, ठीक है। यानी ये समझ लो कि ये कुछ मैं आपको नॉन ओमिक के देता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पर आपका ये समझ लीजिए सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, ठीक। सेमीकंडक्टर में ध्यान दीजिए, सब कुछ सिलेबस में जब आएगा तब हम करेंगे। ये पोटेंशियल और करंट नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगी। तो पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएशन ऐसे आते हैं, ऐसे ये रहे, यहाँ पर वेरिएशन मेरे लाइक दिस, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन किस बात के हैं? ये सब नॉन ओमिक है, ये सब करे जाएंगे, ये तो सिलेबस में है बाय द वे, राइट। चलो अब अगर मैं देखिए थायरिस्टर की पोजीशन लेता हूं, और थायरिस्टर के केस में ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर कंडक्टर की जगह मेरा सेमीकंडक्टर है तो ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन ओमिक है, ठीक है। थायरिस्टर है तो ऐसा है, स्ट्रेट लाइन ही है, नॉन ओमिक है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट, सेकंड। देखो अगर हम एक और ले लेते हैं, ठीक है जी, ये रहा इलेक्ट्रोलाइट ले, इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो इसमें पता है क्या है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन ओमिक। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, थर्ड इज दिस, और ये रहा जी, जैसे हमने ये ले लिया, एक हमारे पास है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, राइट। अगर ये मिक्स है हमारे पास, ठीक है, सर्किट के अंदर, तो नो डाउट इसके लिए ग्राफ कैसा, इसमें ऐसा होता, देखो। तो इसका मतलब डिफरेंट नॉन ओमिक ग्राफ्स का भी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस के हमने लिए मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब यही एक छोटी सी बात है कि मैथमेटिकली मैं रेजिस्टेंस ऐसे निकाल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अगर ग्राफिकली निकालना हो, ठीक है, तो ग्राफ से कैसे, ओमिक ग्राफ अगर मेरा है, मेरा तो ओमिक ही होगा, ठीक है। चैप्टर की सीक्वेंस कंडक्टर के लिए ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, फ्रॉम ए ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, ये रहा जी, ठीक है जी। कैसे फ्रॉम द ग्राफ हम आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान दीजिए, आर को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, ठीक है। देखो देखो ये रहा ग्राफ मेरे पास, ये रहा, जरा इसकी ज्योमेट्री अगर मैं क्लियर करूं, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो जाए, ये मेरा बी पॉइंट हो जाए, ठीक है, ये मेरा आई है या डी आई है, ये मेरा वी है, ठीक है जी, या डी वी है, राइट। अब इसका देखिए स्लोप क्या है, स्लोप है इसका दिस डिवाइड बाई दिस, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। तो जरा देखना इसको, 1 बाई स्लोप कह रहे हैं आप इसका कि दिस इज ए बी डिवाइड बाई ओ ए, ओ ए ऊपर गया मेरे पास, ओ ए, और ओ ए अगर देखो आप, ओ ए क्या है, वी है, ठीक है, ए बी, और ए बी क्या है, आई है, सी, राइट, और आर मेरा वी बाई आई है। इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ है तो उसका मैं पहले स्लोप निकालूं, उसका उल्टा कर दूंगा तो विल गेट दिस, ठीक है। अब देखिए अगर कहीं नॉन ओमिक होगा, ठीक है, अब सिलेबस के हिसाब से यहाँ तो हम डिस्कशन करेंगे भी, तो यहाँ भी हमें रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ भी हम ऐसे ही निकालेंगे, बस फर्क ये है कि वहाँ पर हम ग्राफ बहुत छोटा लेंगे, बहुत छोटे में एक अप्रॉक्सीमेशन इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है जी, और वो उसे कवर अप कर लेगा। जब ये आएगा तब इसको क्लियर करेंगे, राइट।
अब यही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लीजिए, और फिजिकल कैसे? ड्यू टू लेंथ कैपिटल एल, एरिया कैपिटल ए, एंड टेम्परेचर। ये रहा जी, टी या डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ये रहा, इसी रेजिस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी लेंथ की वजह से कैसी है, ठीक है, एरिया की वजह से कैसी है, टेम्परेचर की वजह से कैसी है। देखो ध्यान दो, बेसिक है ये भी आपका, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो मैथमेटिकली क्लियर है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट कि साहब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? लाइक दिस, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आ गया, ये रहा जी, और इस कांस्टेंट की टर्म्स में अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बी आर इंटू ए बाई एल। और मजे की बात है से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इस रो को हम रेजिस्टिविटी ऑब्लिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। इसकी भी जरा यूनिट देखना एक बार, ये रही इसकी यूनिट, आर का मतलब ओम है, मीटर स्क्वायर मीटर, एक मीटर कैंसिल है, ओम मीटर। अब देखो यही इसी पर्टिकुलर से कंसर्निंग दो छोटी छोटी टर्म्स बेसिक हम और ऐड करेंगे, ठीक है, और वो हमने कर ली मोर ओवर कंडक्टिविटी। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, इसका नोटेशन जी है, मैथमेटिकली इट्स क्लियर, रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, ये है ये। इसका मतलब अगर इसकी यूनिट की हम बात करें हम, तो यूनिट क्लियर, दैट इज ओम इनवर्स कंडक्टेंस, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी चल रही है कंडक्टर की, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ये। लेकिन कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, इसकी हम बात करें इसकी, तो ये सिग्मा नोटेशन है इसका, ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी अभी मेरे पास है आर ए बाई एल रखूँ तो एल मेरा ऊपर चला जाएगा, एल डिवाइड बाई आर ए, राइट। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी, इसका मतलब ये है कि जिसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, ठीक है, और एक अच्छे कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि वो हिंड्रेंस है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। बढ़िया आगे, अब अगर इसकी भी यूनिट की हम बात करेंगे तो इसकी भी यूनिट मुझे क्या दिख रही है, एक मीटर कैंसिल है, ठीक है, बस उसी की जो थी आपके पास ऑलरेडी, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास थी, ये ओम मीटर है, ठीक है जी, क्योंकि मीटर कैंसिल नीचे, ठीक है जी, ओम, ये रहा ओम मीटर, ठीक है जी, ओके। लेकिन यहाँ क्योंकि उल्टा है तो यही ओम मीटर मेरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, देख लो मीटर कैंसिल है, ओम मीटर नीचे आ गया, ठीक है। अब नीचे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर लेके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। और देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ओम इनवर्स हमने लिखा, अभी अभी मैंने इसकी जो यूनिट लिखी ना, इसमें जो ओम इनवर्स लिखा, और पता है इसको कैसे कर सकते हैं, दिस इनवर्स कैन बी रिटन लाइक दिस, इनवर्स देखो ऐसे एम एच ओ, ओम इनवर्स एम एच ओ, इनवर्स उल्टा, राइट। तो अब इसकी यूनिट भी क्लियर होगी, जो यूनिट उसकी थी उसकी उल्टी कर दी, इनवर्स हो गए दोनों। इसका मतलब क्या है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एच ओ, मू मीटर इनवर्स, ठीक है जी। और एक बात और है, ये जो मू है इसकी भी एक आर्बिट्रेरी यूनिट बनी है, एंड दैट इज साइमेंस, SIEMENS। इसका मतलब क्या है कि मू की जगह यहाँ भी यूनिट होगी, और साइमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। तो कहीं भी कोई यूनिट आए तो यू शुड नॉट कंफ्यूज कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मू मीटर इनवर्स, साइमेंस मीटर इनवर्स,
ओम इनवर्स मू साइमस, तो ये सब कंसर्निंग टू विच फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो चलिए जी, फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है, तो इसमें दो तो लेंथ और एरिया तो तुमने कवर कर लिया। अब बचा टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए भी देखिए, एंड पढ़ो इसको, and due to increase in temperature resistance oblique resistivity is to be increased by a constant, ठीक है जी, मल्टीपल ये रहा जी, यहाँ ये दो वर्ड लिख रहा हूं मैं, मल्टीपल, राइट, ठीक है, 4 छोड़ दिया मैंने, ये रहा। अब आइए, कांस्टेंट मल्टीपल फॉर एवरी डिग्री राइज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब देखो, ध्यान दो, क्या क्या है, आर नोट प्लस आर नोट इंटू एल्फा डेल्टा टी। देखिए ये आपका क्या है जी, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, आर नोट, और मेरे पास जो बचा है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा न्यू है, न्यू ऑब्लिक फाइनल, ठीक है जी, रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि टेम्परेचर से लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ में एक्सपेंशन होगा, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और किससे हुआ, ये हीट से हुआ, टेम्परेचर से हुआ, तो ये मेरा चेंज इन टेम्परेचर है, यानी इंक्रीज, ठीक है जी, ऑब्लिक चेंज इन टेम्परेचर, राइट, डन, क्लियर, ठीक है, सारी टर्म्स मैंने क्लियर कर दी। ये इसका अपना एक बेसिक है, ठीक है, राइट। तो बेसिक आ गया इस प्रॉपर्टी का कि जो भी रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के बिहाफ पर, ठीक है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, ठीक है, या रेजिस्टेंस की ड्यू टू टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो आपकी ये है, ये है। तो इक्वेशन नंबर 3 ये लीजिए जी। अच्छा जी, आपने दो चीज लिखी थी, रेजिस्टेंस भी रेजिस्टिविटी भी, तो नो डाउट, एंड अगर इसी को रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखेंगे तो नो चेंज एज इट इज 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये लो जी, इक्वेशन 4 बेसिकली सी, राइट, कोरिलेट करती है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट, ठीक है, रो इंटू एल बाई ए, रो आर इंटू ए बाई एल, राइट, ठीक। तो ये साथ के साथ आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये भी मेंटेन कर दी। अब हम ये सब कहेंगे कि भाई आपका जो है ये ओम्स लॉ, ठीक है, इन डिटेल एज पर करिकुलम इज टू बी कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट भाई है, ओके, देखिए इंडिविजुअली रेजिस्टेंस डन। अब अगर एक से ज़्यादा है तो कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन का बेसिक हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो नेक्स्ट वन इज द सेम एंड दैट इज combination of resistances। चलिए जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है जी। अब ये बेसिक में आपका सीरीज पैरेलल, ठीक है, इसको यूज करके हमने कैस्टर्स कॉम्बिनेशन मेंटेन किया था, एंड आई डिड से देयर कि कैस्टर्स कॉम्बिनेशन का जो लॉजिक कंसेप्ट तुम्हें मिला है, ठीक है, नो डाउट एज यूजुअल रेजिस्टेंसेस कॉम्बिनेशन में काम आएगा, ठीक है, बस रिलेशन अलग होंगे, बेसिकली आपका कंसेप्ट सेम होगा। खैर ये रहा जी, फर्स्ट इन सीरीज, सेकंड इन पैरेलल,
ये रहा जी सीरीज, 2 और मोर देन 2, ठीक है, कम से कम 2, ये ले लिए मैंने 2 रेजिस्टेंस, 1 2, दिस इज R1, दिस इज R2, ये रही जी सप्लाई सर्किट, प्लस माइनस से भी, राइट, ये रहा जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रही जी सप्लाई, प्लस माइनस, ये रहा जी R2R, ठीक है। और बिनो वाल कि हमारा क्या है, ठीक है जी, वी आर इन नीड ऑफ रिजल्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लो जी, रिजल्टिंग रेजिस्टेंस को से आपने कैपिटल R ले लिया तो ये क्वेश्चन मार्क, रिजल्टिंग रेजिस्टेंस हमारी प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन ये हो या ये हो। चलो जी बढ़ते हैं, सब कुछ पता फटाफट, देखिए कैसे, बेसिक से, यूजिंग ओम्स लॉ, और लॉ है ये रहा जी आप, यूजिंग ओम्स लॉ, ध्यान दो, तो ओम्स लॉ मेरा क्या है जी, ये रहा V इक्वल टू आर आई, यानी R इज नथिंग बट दैट इज V बाई आई। पकड़ो जी बात को, यानी ओम्स लॉ को यूज करके मैं रिजल्टिंग निकालूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब इसके लिए मुझे ये चाहिए प्रॉब्लम, इसके लिए मुझे ये चाहिए, ठीक है। और बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि सीरीज चल रही है, ठीक है, सीरीज में आई आपका सेम है और सीरीज के अंदर V आपका डिवाइडेड है, ठीक है, और डिवाइडेड एज पर रेजिस्टेंसी, एज पर रेजिस्टेंस, राइट। चलो जी, तो करंट सेम है, ये रही पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पे कोई फर्क नहीं, इसमें R1 में भी हो रहेगी, R2 में भी हो रहेगी, लेकिन जो पोटेंशियल है, ध्यान दो भाई, अब रेजिस्टेंस अलग अलग ले रहे हैं हम, करंट आप सेम करें तो पोटेंशियल तो डिवाइडेड होगा, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे होगा, ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है, देखो ये चीज़ आप रखो, एज पर को समझो, दिमाग में अटेंशन बनाओ कि मेरे पास ये रहा R V बाई आई, ये मेरा सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस डायरेक्ट डिपेंड कर गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बोलिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, V एज पर, ठीक, रेजिस्टेंस हो गया, जैसे वहाँ कैपेसिटर्स के केस में भी हमने ये बात करी थी V की, ठीक है जी, राइट, ऐसी V की यहाँ भी बात कर लिया आपने, ठीक है, वहाँ आपने चार्ज की थी, यहाँ आप ऐसी करंट की करेंगे पैरेलल में, सब बेस वही चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आप अटेंशन बनाइए, क्योंकि R के प्रोपोर्शनेट आपने, ठीक है, V को डिवाइड करना है, ठीक है, तो कर देते हैं R1 R2 के हिसाब से, राइट, अलग अलग है तो अलग अलग मेरा पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, राइट। सी R1 के क्रॉस V1 आ गया और R2 के क्रॉस V2 आ गया, राइट। अब जो चीज़, जो टर्म सेम है, ठीक है, उससे तो कोई मतलब नहीं, जो डिवाइड हो रही है ऑपरेट उसे करेंगे, एक्सप्लेन उसे करेंगे, ये हो गया जी, एंड देयरफॉर ये मेरे पास आ गया V इक्वल टू V1 प्लस V2, और मैं आगे बढ़ गया, V ओम्स लॉ, V टोटल है, रिजल्टिंग है, तो V क्या होगा, R आई, इसमें R रिजल्टिंग आ गया है, जो हमें मेरी प्रॉब्लम है, और I सेम है, V1 पहले वाले की अक्रॉस, R उसका R1 है, I उसका I है, सेम है, दूसरा V2 R2I, इसका मतलब ये रिलेशन मुझे मिल गया यहाँ पे, देखिए आई एम गेटिंग, ये I मैं यहाँ कॉमन ले लूँगा, I इससे कैंसिल हो जाएगा, विल गेट R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये लो जी, सब याद आ गया आपको। चलिए ऐसे पैरेलल में कर देंगे, ठीक है, पैरेलल में फिर देखिए आप कि पैरेलल में क्या दिख रहा है, ये बेसिक मेरे पास फिर वही है कि मुझे तो ये R जो मेरी प्रॉब्लम है V बाई आई, इसके लिए ये दोनों चाहिए मुझे, ठीक है, मैंने शुरू कर दिया, ठीक है,
कैसे किया देखिए, पैरेलल, ध्यान दो, सी। तो पैरेलल में क्या है जी, एब्सोल्युटली कहानी आपकी अपोजिट्स मैनर में होगी, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ करंट सेम थी, ठीक है, और पोटेंशियल आपने डिवाइड किया था, वहाँ उल्टा हो जाएगा, देखो ना, दोनों एंड्स पॉजिटिव से, दोनों नेगेटिव से, यानी पोटेंशियल तो सेम हो गया, ठीक है। उल्टा बिल्कुल, यहाँ आपकी करंट, ठीक है जी, सेम है, पोटेंशियल अलग अलग, वहाँ पोटेंशियल आपका, ठीक है जी, सेम होगा और करंट आपके अलग अलग। चलिए जी, पोटेंशियल आई डिवाइडेड, फिर लिख रहा हूं मैं, फिर लिख रहा हूं, एज पर रेजिस्टेंस। और देखिए ध्यान दो, पोटेंशियल सेम है मेरा, अटेंशन बनाओ, ये सेम है मेरा, ठीक है, ओके। तो जो मुझे दिख रहा है वो क्या कह रहा है, देखते एक बार और देख लीजिए, ये रहा मेरे पास V बाई आर, फिर कंसंट्रेशन बनाओ, पोटेंशियल सेम है, ठीक है, सेम है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम अगर ये है तो ये I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो मैंने देखिए क्या लिख दिया, बड़ी बात क्लियर होगी, ठीक है। नंबर 1, ठीक, बिल्कुल ठीक, इसके उल्टा सीक्वेंस मेरे पास है, यहाँ का V मेरा, ठीक है जी, सेम वन हो गया, ठीक है, ओके। R मेरा क्योंकि अलग अलग है तो I मेरा बटेगा, लेकिन कैसे, एज पर दिस, और ये एज पर में भी कैसा, वहाँ डायरेक्टली सी दिस वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहाँ V को डिवाइड किया था R से, ठीक है, एज पर कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैनर में, और यहाँ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैनर में, उल्टा, ठीक है, राइट। चलिए जी, तो कर लेते हैं, ठीक है। अब उल्टा वाली जो बात क्या है, उल्टा में ऐसा होगा कि जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ कम करंट होगी, कम होगा तो वहाँ आपकी, ठीक है जी, ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कम ज़्यादा हम कह ही नहीं रहे, अननोन है, ठीक है, राइट। तो इसलिए, बट ये बात दिमाग में रखिए, कम में ज़्यादा, ठीक, ज़्यादा में, ठीक है जी, नो डाउट कम होगी, बट यहाँ अननोन है तो अननोन मेंटेन कर लेते हैं जी। चलिए, इसके इसमें देखिए, ये रही पॉजिटिव से करंट निकली I, ये रही, ये आ गई। अब उसे देखिए, उसको 2 ब्रांचेज में बंटना, डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी, इसमें क्या जाएगी करंट I1, नीचे क्या आएगी I2, ये रही घूम के I1, ये रही घूम के I2, ये रही, ठीक है, I बट गई, ओके, फिर एक जगह हो गई और फिर I हो गई, I पॉजिटिव से गई नेगेटिव पर आई गई, आई सर्किट बैलेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अभी तो क्या है जी आपका, ठीक है, V ये रहा, यहाँ लिख देता हूँ, सेम है दोनों के क्रॉस, रेजिस्टेंस R1 और, ठीक है जी, ये आपका R2, राइट। चलो अब बढ़ते हैं जी। तो सेम के लिए तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन कौन बटा मेरा, करंट, ठीक है जी। तो करंट आपकी, ठीक है जी, ऑपरेट होगी, जो सेम है, सेम में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जो डिवाइडेड है, एक्सप्लेन ऑपरेट, वो होगा। चलिए जी, ये भी बात आ गई आपकी, एंड देयरफॉर I आपके पास आ गया, एंड I1, सॉरी, I1 प्लस I2, चलो यही ओम्स लॉ लगाओ I के लिए, V बाई आर, ये मेरा टोटल है वही, ठीक है। इसके लिए मुझे V भी टोटल चाहिए, वो मेरा सेम है, चलो जी सेम लिख लेता हूँ, ये रहा V, R रिजल्टिंग टोटल, ठीक है, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, तो टोटल मैंने लिख दिया, रिजल्टिंग मैंने लिख लिया, ठीक है, जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। चलिए, इक्वल टू I1 पहले वाले में, लेकिन V सेम है, उसका R1 है, I2 दूसरे वाले में, V सेम है, R2 है, चेक करिए, ओके। V कॉमन है, कैंसिल आउट, यू आर गेटिंग, दिस इज R1 प्लस R2, ठीक है, ये लो जी। तो कॉम्बिनेशन में जहाँ रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, वहाँ रिजल्टिंग रेजिस्टेंस हमारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कैसे सीरीज पैरेलल में मेंटेन करेंगे, दैट इज टू बेटर। और बिल्कुल सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको कि V इक्वल टू IR, ध्यान देना, यानी जैसे Q इक्वल टू CV, ठीक है, राइट, ये रहा कैपेसिटर्स सर्किट नेटवर्क के अंदर, जैसे बेसिकली टर्म्स 3 है,
अब रिजल्टिंग सी कैसे, QV कैसे, ठीक ऐसे ही यहां भी तीन टर्म्स है बेसिकली। रिजल्टिंग R कैसे, जैसे C करके आया, और ये V और I कैसे, जैसे आप Q और V को करके आए, ये रहा। ओके, विल कीप इट, इसका मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स वहां किए आपने, ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कैस्टर्स नेटवर्क सर्किट को वहां सोल्व किया तीनों टर्म्स के लिए, ऐसे यहां भी हम तीनों टर्म्स के लिए सोल्व कर लेंगे इजीली, राइट। चलिए जी, कॉम्बिनेशन भी होगा। अब अगली बात बताता हूं, नेक्स्ट इज जूल थ्योरी। साइंटिस्ट जूल के हिसाब से हम हीटिंग इफेक्ट करेंगे किसका, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस की जाएगी, राइट जी। ध्यान दो कैसे, अटेंशन बनाओ। देखिए ये फिर मैंने एक सर्किट ले लिया, ये कोई रेजिस्टेंस ले लिया, और ये इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया, इसका मतलब सर्किट हो गया। पोटेंशियल V है, यू नो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव I है ना, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ड्यू टू I, देखो क्या लिखा है, इस सीक्वेंस को समझो, सिंपल है। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन R, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी, disturbance, vibration, friction takes place between its small particles oblique free electron, by which work will be done, which is to be converted into heat, right? That is, heat will be produced due to current. मतलब ध्यान दो, देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी एनर्जी फ्लो कर रही है, और जब एनर्जी फ्लो करेगी तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी मिलते ही, ठीक है, वो वर्क करेंगे, उनमें डिस्टरबेंस होगा, उनमें वाइब्रेशन होगा, उनमें फ्रिक्शन होगा, राइट, बाय विच वर्क विल बी डन। और फाइनली जो फ्रिक्शन से वर्क हो रहा है, ठीक है, राइट, नो डाउट इट इज और इट विल बी इक्विवेलेंट टू द हीट, या बाय विच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब देखिए मोर ओवर से हम मैथमेटिकली भी डील करेंगे, कैसे, देखिए ये आ गया मेरे पास, दैट इज डन। देखो जानी पहचानी बात आपने लिख दी है, मोर ओवर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q इन द कंडक्टर इन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V, देन इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी डन, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी है तो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, ओके, तो वर्क होगा, यू नो वेल, V, दिस इज W बाई Q। अब चार्ज अगर पोटेंशियल की वजह से फ्लो कर रहा, पोटेंशियल में कर रहा, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क मेरे पास आ गया, एंड दैट विल बी VQ, राइट। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया यहीं पे, देखिए ये रहा, इसमें ओम्स लॉ लगा दिया हमने, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, तो ये पोटेंशियल जो डेवलप हुआ इसके अक्रॉस एक्सटर्नल, दैट इज HIR इनटू Q इज IT, वेयर नॉन टू U, I आप करके आए Q बाई T, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि Q मेरा IT, तो Q की जगह हमने IT रख दिया, राइट। तो इसको यही सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज नथिंग I स्क्वायर RT, ये लो जी, I स्क्वायर RT की क्वेश्चन आ गई मेरे पास यहाँ, ठीक है। और देखिए यही कर रहा हूँ, वन यू नो I इक्वल टू V बाई R, देन ये W मेरे पास क्या हो गया, देखिए मैंने I ओम्स लॉ से V बाई R रखा है, यहाँ पे रखा, स्क्वायर करके रख रहा हूँ, रखूँगा, इट विल V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T, ओके, एक R कैंसिल करो फटाफट, तो क्या बचा रे, V स्क्वायर बाई R इंटू T, ये लो जी, एक इक्वेशन और आ गई वर्क की, ठीक है, राइट। अब आगे देखिए, ये सब चल रहा है कुछ ऐसे, चलिए, एंड व्हेन, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिए ये यू नो वाल कि दिस ओम्स लॉ है क्या, ये रहा। ऐसी बात हमने वहां भी की थी जब एनर्जी कैस्टर की डिस्कस की थी। कैस्टर में हमने क्या था कि Q इक्वल टू CV, तीन टर्म्स हैं, किसी एक को अदर टू, किसी एक को अदर टू, किसी एक को अदर टू में एक्सप्लेन करने की प्रोबेबिलिटी 3, तो फॉर्मूले 3 आए थे। ऐसे यहाँ पर V इक्वल टू I है, यहाँ भी तीन फिजिकल क्वांटिटी, किसी एक को अदर टू, किसी एक को अदर टू, किसी एक को अदर टू,
किसी एक को अदर टू और किसी एक को अदर टू की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी 3 होगी, यहाँ भी रिलेशन 3 ही होंगे, क्योंकि हमारा बेसिक रिलेशन आई और आर की टर्म्स में है ना, 2 की टर्म्स में है, टी तो पर्टिकुलर टाइम है, तो यहाँ भी 3 होंगे। तो एक आ गया आई और आर वाला आ गया, वी और आर वाला आ गया, आई आर आ गया, वी आर, वी आई बचा। तो इसका मतलब वैन आप ऐसा करो, आर को पुट कर लो, होम्स लो, वी बाई आई, देन देखो अब मैं यहाँ लिखता हूँ पर देन मुझे यही वर्क क्या मिल गया जी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ये रहा जी आर, और आर को मैंने लिख दिया वी बाई आई, ठीक है, टी अपनी जगह, सी द सेम थिंग, ओके। ये वी कैंसिल है, काटो, ये रहा जी डब्ल्यू, ये आई ऊपर चला गया, वी वी आई टी एज इक्वेशन नंबर 3। अब आपकी ये इक्वेशन 1 आई हो, 2 आई हो, ठीक है जी, राइट एंड 3 आई हो, ये तीनों की तीनों ही आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्लिक हीट एनर्जी होगी। आई थिंक क्लियर, यही वो वर्क आया जो हीट में कन्वर्ट होगा, यही हीट एनर्जी होगी। बस एक बात दिमाग में रखेंगे कि अगर मैं इनको डील कर रहा हूं ना, तो समझ लो कि मेरी यूनिट जो चलेगी वो जूल चलेगी, राइट। और अगर मैं किसी भी रिलेशन को उठाऊं, किसी को भी, ये रहा जी, चलो डब्ल्यू मैंने उठा दिया, दिस इज आई स्क्वायर आर टी, और उस डब्ल्यू को मैं क्या है जे यानी 4.18 से डिवाइड कर रहा हूं, एक रिलेशन है, ठीक है जी, जूल एंड कैलोरी में, ठीक है कि 1 कैलोरी 4.18 जूल, तो जूल को कैलोरी अगर मैं बनाऊं तो 4.18 यानी जे कांस्टेंट से मुझे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी रिलेशन को ऐसे लिख दूं तो ये आपका कैलोरी में होगा, दैट विल बी इन कैलोरी। दूसरे वाले को देख लो, बस नीचे ये लिखना वी स्क्वायर बाई आर टी डिवाइड बाई 4.18, ये रहा वी आई टी, नीचे ये लिख दो। तो अब वो कैलोरी में, कैलोरी मैंने इसलिए याद दिलाया कि कैलोरी हीट की आर्बिट्रेरी यूनिट है, सब हीट है, वहाँ जूल में है, इससे डिवाइड करोगे वही कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हीट आ गई, एनर्जी मुझे आ गई है, तो मैं पावर की बात कर सकता हूँ, थर्मल पावर की, एंड देयरफॉर thermal power can be explained, ठीक है जी। देखिए कैसे, एनर्जी है, वर्क है, तो पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सिंपल। ये लीजिए, और ये मैंने यहाँ पे मेंटेन कर लिया जी, और मेरे पास ये रही पावर, दिस पावर इज W बाई टी, ओके। और W मेरे पास है, पहले वाला रिलेशन ये रहा आई स्क्वायर आर टी, दिस बाई टी यानी आई स्क्वायर आर, ठीक है जी, राइट। एंड यही P मेरे पास क्या है जी, मैं दूसरे वाला रखूँ अगर वी स्क्वायर बाई आर टी, और फिर मैं T से डिवाइड करूँ, फिर टी कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाई आर। अब मैं अगर तीसरे वाला रखूं, दिस इज वी आई टी, फिर टी से डिवाइड करो तो दिस इज वी आई। ये सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इसको 4 कह दो और ये मेरी 5 आ गई। तो इस तरह थर्मल पावर भी हमने मेंटेन कर ली, ठीक है, राइट। ये समझ लीजिए थ्योरेटिकली टॉपिक होगा, ये न्यूमेरिकली रिलेशंस काम आएंगे। एक छोटी सी बात जरूर मैं यहाँ पर करूँगा आपको, न्यूमेरिकली दैट विल हेल्प यू। ये समझ लीजिए वेयर करके, एक क्या दो बात कर लेता हूँ। एक, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल बिल होता है, इसकी एक यूनिट होती है, ठीक है जी, राइट। यानी मैं लिख देता हूँ ये इलेक्ट्रिकल बिल, उसकी अपनी जो यूनिट होती है वो किस में होती है, KWH, किलो वाट आवर, राइट। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से 1 KWH कितना होगा, किलो का 1000 कर लूंगा, आवर के सेकंड बना लूंगा, ठीक है जी। और जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आई विल गेट इट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, राइट।
आप ध्यान रखेंगे कहीं न्यूमेरिकल में इस तरह का कन्वर्जन है, KWH को जूल बनाना, जूल को KWH बनाना, तो यू कैन हैव दैट दिस। और कितनी बढ़िया बात है देखिए कि जो बिल होता है ना, बिल साहब बिजली का बिल है, ठीक है, बिजली का बिल है, बिजली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ये है कि वो जूल है, वो एनर्जी है, ठीक है, कितनी ठीक इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज आई, बिजली एनर्जी की फॉर्म में कितनी है, राइट, उस एनर्जी के हिसाब से बिल है। एक और बात है यहाँ पे, ये लीजिए, ये आपने लिखा हुआ HP, मतलब HP का मतलब क्या है, दिस इज हॉर्स पावर, ये टर्म भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हॉर्स पावर की बात करूँ तो 1 HP ये रहा 746 वाट, ठीक है जी, ये पावर है, ठीक, राइट, वो एनर्जी थी, क्लियर। तो कहीं हॉर्स पावर का जिक्र है न्यूमेरिकली, तो हॉर्स पावर टू वाट और वाट टू हॉर्स पावर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज टू बी क्लियर। तो ब्रैकेट के अंदर ये दो बेसिक से मैंने दे दिए। अब आई वुड लाइक टू से कि टॉपिक एक तरफ है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू क्लोज हियर ओनली। नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,